वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आज का जो सेशन है ये STET के बेस्ड है। दैट इज़ STET मीन्स हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बेस्ड है। एंड मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं CDP के वो STET में आते हैं, CTET में आते हैं, OTET में आते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन STET में भी आते हैं। सो आपको ऑल ओवर जितने टाइप्स के TET एग्ज़ाम्स होते हैं उसके जो CDP के क्वेश्चन हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना है। सो वैसे ही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एंड आप इजीली कर सकते हैं। सो आज के फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एनकरेजेस अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। दैट इज ऑप्शन 4 है यहाँ पे। दैट इज व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द हाफ, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, हाउ मच मिल्क वुड यू यूज टू मेक हाफ ऑफ द टी, एंड नंबर 4 ऑप्शन व्हाट डज इट मीन टू से दैट एडिशन इज द ऑपोजिट टू सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे जो बताया गया है, क्वेश्चन आस्क किया गया है कि डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग। डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग दैट मीन्स इट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड है। सो ये कौन से डोमेन में आता है? दैट इज कॉग्निटिव एबिलिटीज और कॉग्निटिव डोमेन में, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, रीजनिंग आउट करते हैं और डीप थिंकिंग करते हैं। सो इस जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 1 2 3 जो ऑप्शन है, ये जो 3 ऑप्शन है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं एंड आपके माइंड में सडन स्ट्राइक करते हैं, आंसर्स दे देते हैं। बट नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आप डीपली उसे थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड रीजनिंग आउट करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 1 क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट है। अब एक नंबर 2 में चलता है। लर्निंग इज डैश। नंबर 1 ऑप्शन है एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, a relatively permanent influence on behavior, knowledge and skill. Number 2 है number 3 directly observable and measurable. Number 4 limited to particular age level. So learning क्या है आपके अकॉर्डिंग? learning क्या है? learning आप बोलेंगे कि one kind of हम जहाँ से भी देखते हैं कुछ वो learning है, but learning एक टाइप के experiences है। सो यहाँ पे हम जो भी चीज़ से लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हो, थियोरिटिकली हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं एंड उसको आप यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ओके, सो हम तो एक लिमिटेड एज तक नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। सो नंबर 2 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नंबर 3 क्वेश्चन में चलते हैं अभी। सो अकॉर्डिंग टू कोलवर्थ, which level of moral development of a child shows no internalization of moral values and the moral reasoning of the child is controlled by the external rewards and punishment. According to Kohlberg, which level of moral development? According to Kohlberg's moral development theory, there are 3 stages: pre-conventional, conventional and post-conventional, already mentioned in the प्रीवियस वीडियोस। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर चुके थे बहुत सारे वीडियोस में। सो यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस बेस्ड पे है? प्री कन्वेंशनल स्टेजेस में आता है। यहाँ पे बच्चों को क्या पता रहता है कि ये बच्चे अगर कुछ करेंगे, रॉन्ग चीज़ करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगा, कुछ अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट ये प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा। देन नंबर 4 पे चलते हैं। रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल एंड इज बेस्ड ऑन द intuition rather than on systematic knowledge. According to Piaget, this stage of cognitive development is called pre-operations period. तो यहाँ पे 4 ऑपरेशंस पीरियड होते हैं। दैट इज़ 4 ऑपरेशंस पीरियड मीन्स सेंसरी मोटर एक ऑपरेशन पीरियड है फर्स्ट, जो कि आपका नॉर्मल प्री ऑपरेशन पीरियड से आता है। दैन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड प्री ऑपरेशनल पीरियड के बाद आता है। प्री ऑपरेशनल पीरियड में 2 to 7 ईयर्स एज के बच्चे होते हैं, जहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक चीज़ को वो परफॉर्म करते हैं, तो एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक आइडियाज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए, एनालाइज चाहिए, सो वो एनालिटिकल वैल्यू उनको नहीं आता है समझ। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है, कोई चीज़ को करने के लिए जो वैल्यू चाहिए उनके पास फिक्स्ड हो जाता है तब तक। इसलिए इस स्टेज के लिए सिस्टमैटिक लॉजिक थिंकिंग के लिए क्या चाहिए? नॉट लॉजिकल, बेस्ड ऑन द इंट्यूशन रेदर देन सिस्टमैटिक लॉजिक। ये किस पे बेस्ड है? प्री ऑपरेशन पीरियड पे बेस्ड है। सो ऐसे थिंक करके आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हम 5 को चलेंगे। 1 सेकेंड। ओके, आ गया। सो 5th नंबर वाले क्वेश्चन है, टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द लर्नर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। इंडिविजुअल डिफरेंस को मीट करने के लिए, लर्नर्स के इंडिविजुअल डिफरेंस को मीटअप करने के लिए तो कौन सा स्टेप नहीं चाहिए? देखिए,
अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है मीन्स एवरी पर्सन डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैच्योरिटी, स्पेलिंग, pronunciation, different types of thinking. But socioeconomic status identification is not required for the individual differences, because socioeconomic status may be poor or may be very rich, but on the basis of that individuals are not different differences on the basic things, or on their behavior, on their knowledge, or on their analysis. So individuals abilities assessed accurately by individual differences. Individualization of instruction is possible through it. Identification of spatial talents also possible, but number 3 option is wrong, because identification of socioeconomic status is not possible here. So it is not the basic steps for individual differences checking. So number 6 को चलते हैं. Which of the following statement is incorrect about thinking? ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि थिंकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्मली एनालाइजिंग, रीजनिंग आउट और नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो थिंकिंग यहाँ पे कौन सी चीज़ के साथ रिलेट नहीं करता, दैट मीन्स ऑब्वियस लैंग्वेज के साथ वो अनरिलेटेड है, बिकॉज थिंकिंग बेसिकली हो जाता है उसके बाद आप कोई चीज़ को लर्न करते हैं. सो थिंकिंग यूजेस इमेज एंड लैंग्वेज, ऑब्वियसली ये भी चल जाएगा, पर ये पूरा रिलेटेबल और रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये रॉन्ग है. ठीक है. सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड. आपको अगर कभी भी जानना हो कि थिंकिंग एंड लैंग्वेज के अंदर रिलेशन क्या है, तो आप अगर उसके भी क्या है पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, परसेंटेज रहते हैं, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, देखिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट थिंकिंग. ठीक है, थिंकिंग से लैंग्वेज रिलेटेबल है, बट यहाँ पे हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि यहाँ पे अनरिलेटेड बोला है. सो यहाँ पे अनरिलेट करते हुए इसको हमने टिक किया. अदरवाइज अगर पूछता कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछा है, तो इसको हमारे करेक्ट है पूछता, तो हम लोग सब आंसर्स को करेक्ट कर सकते थे, बिकॉज सारे आंसर्स करेक्ट हैं ऑलमोस्ट. तो आपको चेक करना पड़ेगा, चांसेस है, बट कौन सा चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, कौन सा स्टेटमेंट का चांसेस थोड़ा सा कम है, उसके अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा. अभी देखिए नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक. सो थॉर्नडाइक के जो लॉज है ना, जिसे हम लोग लॉज ऑफ लर्निंग बोलते हैं, दैट इंक्लूड्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्डिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइजेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट कब होता है, दैट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस और इमोशनैलिटी बिहेवियर. Suppose you are very attached to your or very fond of your mother, then mother becomes ill one day, then what is your effect? So effect आए वो होता है law of effect. Law of exercise, repetition must be important for your learning, because law of exercise means ही होता है कि repetition, कोई चीज़ को अगर learn करना हो तो repetition must चाहिए. Law of readiness, that is we are ready for everything. You are mentally and physically adapted all types of changes in the environment, and you are possible to supplement all type of things from your sorrows or from your emotions, from your bodily needs, everything. Okay, so law of readiness, law of exercise and law of effect is correct, but law of a multiple responding ये सप्लीमेंटरी है. दैट इज सपोज कोई रेस्पॉन्स आया तभी आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक्टिविटीज डन करेंगे, परफॉर्म करेंगे. सो लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्डिंग फॉर द 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होगा. 8 नंबर पे चलते हैं अभी. सो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट सजेस्टेड बाय हार्वर्ड गार्डनर इन हिज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. सो उनकी जो हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, वो 7 टाइप्स के स्किल्स को इंक्लूड किए हैं, बट प्रैक्टिकल स्किल्स को इंक्लूड नहीं किए. दैट इज लिंग्विस्टिक स्किल है, दैन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्किल है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, म्यूजिकल स्किल है, बट प्रैक्टिकल स्किल इन्वॉल्व नहीं है. Then which one of the following situation
ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। नंबर 9 क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स ये होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम प्रॉब्लम बेस्ड कर सकते हैं, गाइडेड डिस्कवरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर एक टीचर गाइड करेगा देन वो बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगा एक बच्चा, बट खुद से अगर एक्सप्लोर करेगा ऑब्वियस वो रॉन्ग करेगा। सो पर्टिकुलरली एक छोटे बच्चों को हम डिस्कवरी के लिए नहीं छोड़ सकते, उससे पहले गाइडिंग करेंगे फिर उसके बाद डिस्कवरी के लिए भेजेंगे या प्रॉब्लम में डालेंगे, सो वो सॉल्व करके आएगा। सो 9 नंबर का जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट होगा। देन 10th में चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग which is not the example of intrinsic motivation। intrinsic means inside, ठीक है। आपको एंजाइटी आए दैट मीन्स आप बहुत ही एंसियस हो गए, बहुत ही गुस्से वाले हैं, बहुत ही सॉल्व नहीं कर सक रहे। और नंबर 2 में आया नीड फॉर अचीवमेंट। यहाँ पे आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्यों चाहिए अचीवमेंट के लिए? लेवल ऑफ एस्पिरेशन, कोई थिंग को अचीव करना है, कोई थिंग को सोचना है, कोई थिंग को वैल्यूज़ जानना है, तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन चाहिए। दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसके लिए चाहिए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है प्रेज। किसी को भी आप प्रेज कर दो ना, अगर वो थोड़ा सा भी बुरा चीज़ करता है बट उसको अगर अच्छा बोल दो तुमने आज बहुत अच्छा किया, तो वो बहुत सारा एनर्जी एक्यूमुलेट करता है एंड उसका 10 गुना ज़्यादा वो मेहनत करता है उसको अचीव करने के लिए। सो प्रेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर 10 नंबर क्वेश्चन। 11th को चलते अभी। सो हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? अभी हमने मेंशन किया था, इसको फ्रेम्स ऑफ माइंड भी बोलते हैं यहाँ पे। सो हार्वर्ड गार्डनर ने इसको डिस्कवर किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 स्किल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया एंड उसको मल्टीपल फ्रेम्स में कट करके डाला एंड उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्वेशन होता है। सो नंबर 12 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन? ऑलरेडी हम लोग कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये नॉर्मली ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, बिकॉज हाँ ऑब्वियस है ये इवैल्यूएशन टेक्निक में हेल्प होता है, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है, इसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। बिकॉज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत ही रॉन्गली बहुत लोग मेंशन करते हैं कि हाँ यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी हो सकता है, बट हम लोग ऑल ओवर बोलते हैं। बट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है क्या? व्हाट इज डायग्नोसिस? डायग्नोसिस अगर हम लोग डॉक्टर की सेंस पे चले तो डॉक्टर अगर एक पेशेंट को एनालिसिस करके ऑब्जर्व करके उसके प्रॉब्लम्स को पहले रिजल्ट आउट करता है एंड उसको प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट मेडिसिन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम, देन उसे हम डायग्नोसिस बोलते हैं। बट कंटिन्यूस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन बाय टर्म, जो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं उससे हम क्या सीखे? कंटिन्यूस मीन्स हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करेंगे? रीजनिंग आउट कर रहे हैं, सारे थिंकिंग को सॉल्व कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स को रीजन आउट कर रहे हैं एंड कंप्रीहेंसिव वे में पर्टिकुलर एक एक एस्पेक्ट्स को पकड़ के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सो दैट यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्व मिल जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्टली क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग इज ऑब्स्टेकल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी? कौन सा है? ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन नंबर 4th वन इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली वो देखिए पहले ऑप्शंस क्या क्या है। हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वेज। नंबर 2 एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क। नंबर 3 ओवर कंट्रोल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। नंबर 4 गाइड स्टूडेंट्स टू बी परसिस्टेंट एंड डिले ग्रेटिफिकेशन। सो टीचिंग लर्निंग के लिए कौन सा ऑब्स्टेकल है? डेवलपिंग क्रिएटिविटी। हेल्प स्टूडेंट टू थिंक इन फ्लेक्सिबल वे, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है। एनकरेज स्टूडेंट टू टेक रिस्क, ये भी प्रमोट किया। गाइड स्टूडेंट टू बी परसिस्टेंट एंड डिले ग्रेटिफिकेशन, ये भी प्रमोट कर रहा है। बट ओवर कंट्रोल स्टूडेंट के ऊपर अगर हम लोग ओवर हैंड होकर बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल रखें तो वो टीचिंग लर्निंग में और क्रिएटिविटी आइडिया को नहीं ला सकेगा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे चलते हैं। The child is raised in isolation from human contact, often so extreme and long-lasting language deficit that are rarely entirely overcome by the later exposure to language. This evidence support to which aspect of language development? This is interactionist. Interactionist.
दैट मीन्स इंटरेक्शन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है कि हम लैंग्वेज डेवलप करें। लैंग्वेज हर एक कोई डेवलप करता है, एक छोटा बेबी भी बाय बर्न और मम्मी से या पापा से जो भी सुनता है उससे लर्न करता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बोला गया कि कौन सा चीज़ के लिए डेफिसिट होता है, इंटरेक्शन चाहिए। एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक होने से नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन चाहिए। इंटरेक्शन से ही पॉसिबल होता है कि हम एक दूसरे के साथ बात करके जो भी रेक्टिफाई करना है, जो भी इश्यूज है लैंग्वेज के ऊपर, वो सॉल्व हो सकता है। सो 14 के ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अभी चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 15 नंबर। Which of the following parenting style is most effective for development of children's social competences? बहुत टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल हैं, बहुत टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट वन है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव मीन्स गाइडेंस चाहिए, तो बच्चों को कंट्रोल भी करना है, तो कंट्रोल करने के लिए ऑथोरिटेटिव होना चाहिए। पेरेंट्स ऑथोरिटीज़ लेंगे, दैट मीन्स ऑथोरिटी किसके पास है, पेरेंट्स के पास। बट एक्सप्लोर करने के लिए भी बच्चों को छोड़ेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑथोरिटेटिव में आता है, सो होगा। बाकी चीज़ों में देखिए ऑथोरिटेरियन मीन्स मैं तुम पे हुक्म चलाऊंगे ऐसा टाइप का, बट तुमको टाइम नहीं दूंगी, तुम्हारा ग्रो जैसा हो या ना हो मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, ऐसा टाइप का। नेग्लेक्टफुल, ऑब्वियस नेग्लेक्ट हो जाए। इंटेलिजेंट भी वैसे टाइप का है। यहाँ पे खुद को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बहुत होते हैं ना जो कि किटी पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत अपने कामों में बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो उस टाइप के इंटेलिजेंट में आते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट पेरेंटिंग स्टाइल इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रंस सोशल कॉम्पिटेंस के लिए, ऑथोरिटेटिव। सो 15 का 3 ऑप्शन करेक्ट है। सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स करिए एंड नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।